नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो ऑपरेटर होते हैं कंपनी के अंदर, उनके जो वर्क होते हैं, काम होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं या फिर जितने भी लेक्चर आएंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो सुपरवाइज़र, जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं, उनका जो वर्क था, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे जो क्लिक करके आप उसे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप उस तक पहुँच सकते हो। तो आज का लेक्चर हम देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे आप सुपरवाइज़र हो, चाहे मोल्ड चेंजर हो, चाहे फिर ऑपरेटर हो, तो वहाँ पर जाकर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट कंपनी में आप काम क्या करते हो, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वहाँ पर आप 2, 3, 4 से ज़्यादा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क नहीं बता पाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो जितने भी पॉइंट आप लोगों को आज मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन्हें आप लोगों को याद कर लेने हैं और इंटरव्यू में जाकर एज इट इज़ पैनल के सामने मेंशन कर देने हैं, ताकि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी अच्छा हो, क्रैक हो जाए और आप लोगों का एक अच्छा सिलेक्शन हो पाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हम मशीन ऑपरेटर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहले पॉइंट में हम देखते हैं मशीन ऑपरेटर को ड्यूटी पर समय से पहले, यानी कि 10-15 मिनट भी अगर हम बोलते हैं तो उससे पहले ही आप लोगों को ड्यूटी पर पहुंचना चाहिए। उसका कारण क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं मशीन पर पहुंचकर मशीन की यथास्थिति की जानकारी मशीन पर कार्य कर रहे ऑपरेटर से लेनी चाहिए। जब आप मशीन पर पहुंचते हो तो आप लोगों को मशीन दो कंडीशन में मिल सकती है, या तो फिर वो रनिंग कंडीशन में हो सकती है या फिर वो स्टॉप, रुकी हुई कंडीशन में हो सकती है। अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो उस पर क्या प्रोडक्शन हो रहा होगा, उस प्रोडक्शन के जो पीस हैं वो आप लोगों को उठाने हैं, पार्ट उठाने हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो आप लोगों को चेक करनी है। इन द सेंस कि क्वालिटी में आप लोगों के प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट, सिल्वर हो, सिंकेज हो, सिंक मार्क हो, बबल हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू आप चेक करते हो और कुछ भी चीज़ें आप लोगों को एबनॉर्मल लगती है तो आप लोगों को इसकी जानकारी अपने शिफ्ट इंचार्ज को देनी चाहिए, या फिर उस ऑपरेटर को भी ये सूचना देनी है कि आपके जो पार्ट चल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम कंटिन्यू आ रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सारा का सारा जो लॉट है या प्रोडक्शन है, जो पार्ट हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उसकी जानकारी हो सकता है कि उसने वो चीज़ नोटिस ना करी हो और उस प्रोडक्ट डिफेक्ट के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हो। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मशीन पर कौन सा पार्ट चल रहा है, मशीन पर चलने वाले पार्ट की क्वालिटी चेक करें, वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बात और भी ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट चल रहा है और उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल हॉपर में यूज़ हो रहा है, वो सेम दोनों उसी पार्ट के होने ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को उस ऑपरेटर से बोलकर ये मशीन को रुकवा देना है और इसकी जानकारी प्रोडक्शन या शिफ्ट इंचार्ज को दे देनी है। इसके बाद में आता है आप लोगों का चेक करें कि मशीन पर पार्ट के लिए उपयोग होने वाला, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। चेक करें कि मशीन पर मोल्ड में कुछ भी टूटा फूटा ना हो, जिसके बाद उसकी जो जिम्मेदार होंगे वो आप होंगे। मान लो कि आप मशीन पर नहीं गए और आपने जाते ही हैंड ओवर ले लिया क्योंकि आप लेट पहुंचे थे, तो आपने देखा हैंड ओवर लेने के बाद में आपने साइन कर दिए। साइन करने के बाद में आप लोगों को पता चला कि इस मशीन पर ये चीज़ डैमेज थी, चाहे फिर वो मोल्ड में कोई डेंट था, चाहे फिर मशीन में कोई चीज़ टूटी फूटी थी, तो उसकी जिम्मेदारी अब आपकी होगी, क्योंकि साइन करने के बाद में उसकी जो जिम्मेदारी है, मशीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अपने ऊपर ले ली है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसकी जो टूट फूट है, कुछ भी डैमेज है, वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आप लोगों को 10 से 15 मिनट पहले अपनी मशीन पर जाना है और ये सब कुछ चेक कर लेना होता है कि कोई भी चीज़ टूटी फूटी ना हो, मशीन में किसी प्रकार का डेंट, जो डैमेज है वो नहीं होना चाहिए, और मोल्ड में किसी भी प्रकार का डेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को चेक कर लेना होता है।
नेक्स्ट क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी वायर हो वो नंगी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, जो बैरल होता है, बैरल पे जो हीटर लगे होते हैं उनकी वायर जो होती है वो ज़्यादातर नंगी हो जाती हैं। कारण क्या होता है, जो मटेरियल लीकेज करता है या फिर पर्जिंग के दौरान जो मटेरियल हमारा होता है तो उससे क्या होता है कि उसमें जो बैरल पे लगा हीटर है वो क्या हो जाता है, तारों को के ऊपर का जो प्लास्टिक होता है वो जल जाता है, और जब तारों के ऊपर का प्लास्टिक जलेगा तो वो तार वहाँ से नंगी हो जाएंगी वायर, और वो जो है मशीन से कहीं पर भी टच करती हैं तो मशीन पर टच करने के बाद में वो क्या करंट फैला देती हैं, जो आपको नुकसानदायक हो सकता है, उससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके बाद में पीपीएस, प्रोसेस पैरामीटर जो सीट होती है उसे हम चेक सीट भी बोलते हैं, उसे आप लोगों को चेक करना है। मशीन में होने वाले प्रोसेस के अनुसार भरी होनी चाहिए। जो भी पीएलसी में आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, जो भी पीएलसी में आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है उसमें चाहे इंजेक्शन प्रेशर है, इंजेक्शन स्पीड है, सक बैक है, जो भी ए टू जेड वैल्यू है वो आप लोगों की इस सीट से मैच करनी चाहिए टॉलरेंस के अंदर। अगर वो मैच नहीं कर रही है तो आप लोगों को सुपरवाइज़र या फिर आप लोगों का इंचार्ज है, चाहे फिर वो मशीन का ऑपरेटर है, उसे बोलना है कि आप लोगों ने पीएलसी के अकॉर्डिंग ये चेक सीट नहीं भरी है, या फिर आपने पहले चेक सीट भरी है और उसके बाद में मशीन में कुछ भी चेंज किया है। तो ये जो चेंज किया है उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी चेंज आप टॉलरेंस से बाहर जाकर करते हो उसके लिए नीचे एक जो है कमेंट लिखना होता है, एक टिप्पणी करनी होती है, रिमार्क डालना होता है कि मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही थी या पार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से मैंने टॉलरेंस से बाहर जाकर चीज़ें की हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा उसने नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को उसकी अपडेट अपने शिफ्ट इंचार्ज को देनी होती है। डीपीआर सीट प्रति घंटे के हिसाब से भरी होनी चाहिए। डीपीआर क्या होता है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, इसे आप लोग बोलते हो। ये प्रति आवर्स जो है फिल की जाती है मशीन के ऊपर ऑपरेटर के द्वारा। एक घंटे में जितना भी प्रोडक्शन होता है और जितना भी रिजेक्शन होता है और जितना भी टारगेट अचीव होता है, करंट जो भी प्रोडक्शन होता है आप लोगों का एक घंटे का, वो सब कुछ डालना होता है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन, दूसरा आप लोगों का रिजेक्शन कितना आया, आप लोगों का रिजेक्शन कितना आया, और जो रिजेक्शन था उसमें आप लोगों के डिफेक्ट कौन कौन से थे। मान लो कि 4 पार्ट आप लोगों का रिजेक्शन निकला तो 4 में सिल्वर कितनों में थे, शॉर्ट मोल्डिंग कितनों में थी, सिंकेज कितने में थी, वो डीपीआर में सब कुछ डालना होता है। अगर वो आप लोगों ने नहीं डाला है तो वो भी आप लोगों को चेक करना है कि जो भी रिजेक्शन पड़ा है उतना का उतना रिजेक्शन डीपीआर में मेंशन है भी या नहीं डिफेक्ट के साथ। अगर आप लोगों को डीपीआर भरना नहीं आता है तो कमेंट में नीचे लिखें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी मुझे समय मिलता है समय के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डीपीआर भरना भी सिखा दूंगा कि डीपीआर में भरते कैसे हैं प्रति आवर्स, और जो है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो निकालते कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। डीपीआर में यह भी चेक करें कि जितने रिजेक्टेड पार्ट हैं मशीन पर रेड बीन में हैं उनकी एंट्री कारण सही डीपीआर में है या नहीं। ठीक है, जो भी डीपीआर में रिजेक्शन होगा वो कौन सी उसमें पड़ा होना चाहिए, वो पड़ा होना चाहिए आप लोगों का रेड बीन में। अगर रेड बीन में नहीं है तो भी ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शिफ्ट खत्म होने तक का प्रोडक्शन काउंटर कि डीपीआर में पीएलसी से चेक करें। यही काउंटर डीपीआर में पीएलसी अधिक होता है तो आपको प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, मशीन पे गए और 2 बजे या फिर 2:30 बजे या फिर 6 साढ़े 6 बजे जब भी शिफ्ट खत्म होती है उस समय का पीएलसी के अंदर जो भी आप लोगों का काउंटर है वो सेम काउंटर आप लोगों के डीपीआर में होना चाहिए। ये आप लोगों को याद से मैच कर लेना है। क्यों, अगर वो लास्ट वाला जो आप लोगों का ऑपरेटर है जिससे आप रिलीविंग ले रहे हो, अगर मान लो वहाँ पर 1000 का आप लोगों का काउंटर आ रहा है, उसने 1050 काउंटर भर दिया डीपीआर के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 पीस आप लोगों की शिफ्ट के भी उसने अपनी शिफ्ट में डाल लिए हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप लोगों को क्या कर लेना है, इसे चेक कर लेना है। ठीक है, जो पीस उसने डाल लिए हैं ये अभी निकले भी नहीं है लेकिन उसने अपनी शिफ्ट में डाल लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे मैच जरूर कर लेना है। और हो सके तो उसने जो भी डाल रखा हो, एक आप लोगों को पर्ची वगैरह कुछ भी ले लेनी है, डायरी वगैरह ले लेनी है, सभी मशीन पर घूम के
जो है उसका आप लोग काउंटर ले सकते हो, या अपनी मशीन पर अगर काम कर रहे हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, तो सभी मशीन का जाते ही काउंटर ले लो, सभी मशीन का 2 बजे के हिसाब से, या जब भी शिफ्ट खत्म हो रही है, अगर आप अपनी मशीन का है तो अपनी मशीन का जाकर आप काउंटर ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन पर 5S तकनीक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो भी मशीन आप लोग हैंडओवर लोगे उस पर साफ सफाई, सॉर्टिंग या स्टैंडर्डाइजेशन है, या जो भी 5S से रिलेटेड चीज़ें हैं, सफाई वगैरह है, साइनिंग है, और सेटिन ऑर्डर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को चेक कर लेनी है कि वो 5S जो तकनीक है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप लोगों को ऑपरेटर को बोलना है कि आगे से मैं भी आप लोगों को जो शिफ्ट दूंगा फिर इसी के हिसाब से दूंगा, इसलिए आप भी अच्छे से दो और मैं भी अच्छे से हैंडओवर लूँगा। शिफ्ट हैंडओवर लेने से पहले मशीन पर रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप शिफ्ट हैंडओवर लोगे तो रिजेक्शन, मान लो कि उसके शिफ्ट में 50 पीस निकले तो उसे आप लोगों को बोलना है कि ये 50 पीस उठाओ, बैग में डालो और टेप लगाओ और रिजेक्शन वाले एरिया में इसे पहुंचाओ, उसके बाद ही शिफ्ट हैंडओवर होगा, ठीक है, वरना तो वो आपके उसमें चढ़ जाएंगे। अपनी शिफ्ट के रिजेक्शन को भी साफ बैग में, ये याद रखना है, अपनी जो भी आपकी शिफ्ट का रिजेक्शन निकलेगा उसे भी किस में रखना है, साफ बैग में रखना है, ताकि उसमें डस्ट या ऑयल या कोई मेटल का कोई टुकड़ा, कई बार मशीन चलती रहती है, कोई बोल्ट टूट कर गिर गया, तो अब ये जो बैग है इसमें बोल्ट टूट कर गिर गया, ये कहाँ जाएगा, ग्राइंडिंग में जाएगा, ग्राइंडिंग मशीन में। तो ये जो बोल्ट है ये ग्राइंडिंग मशीन के कटर को तोड़ देगा। अगर डस्ट है तो डस्ट मशीन में मिक्स हो जाएगी, जब मिक्स हो जाएगी दोबारा आकर आप ग्राइंडिंग वाला मटेरियल मशीन में चलाओगे तो ब्लैक स्पॉट देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रिजेक्शन भी साफ बैग में रखना है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसका कुछ नहीं होने वाला। आपने पढ़ा है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग होता है, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रिजेक्शन है ये रिसाइकलिंग होगा, दोबारा ग्राइंड करने के बाद में इसका मटेरियल बनेगा, फिर ये चलेगा। तो जो प्रॉब्लम की वजह से अब ये डिफेक्ट आया है, रिजेक्ट हुआ है, उसकी वजह से बाद में भी रिजेक्ट होगा, तो इसलिए आप लोगों को इसे साफ बैग में रखना है। क्वालिटी पर्सन द्वारा मशीन पर पार्ट का कोई भी बिन, बॉक्स, लॉट होल्ड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मशीन हैंडओवर लेने से पहले इसकी जानकारी शिफ्ट इंजीनियर को अवश्य दें। क्वालिटी ने आप लोगों के 10 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स जितने भी हैं क्या कर दिए, होल्ड कर दिए, और उससे आपने शिफ्ट हैंडओवर ले ली साइन करके, तो वे जो 10 बॉक्स है वो भी आपकी शिफ्ट के अंदर जाएंगे, फिर ये आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसकी जानकारी पहले दे देनी है कि ये 10 बॉक्स होल्ड वाले हैं, ये मुझे दे के जा रहा है, इसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगी, मेरी कोई जिम्मेवारी इनकी नहीं है। तो वो शिफ्ट इंचार्ज जो भी होगा वो आपको जैसे भी इंस्ट्रक्शन देता है फिर उससे आप लोगों को उसके हिसाब से काम करना होता है, फिर आपकी उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो बोलता है तो आप मशीन खड़ी करके स्टॉप करके उसका रिवर्क करोगे, नहीं तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। मशीन को हमेशा रनिंग कंडीशन में ही हैंडओवर लें, ये याद रखना है। यदि स्टॉप कंडीशन में हो तो इसकी सूचना शिफ्ट इंचार्ज को दें और मशीन को रनिंग न होने के कारण को लॉग बुक में चेक करें कि जिस वजह से मशीन रुकी है वह जानकारी लॉग बुक में लिखी भी गई है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब समझो, आप लोग शिफ्ट में गए, मशीन स्टॉप थी, उसने बोला कि मशीन जो है छोटी सी वजह से, किसी भी वजह से थोड़ा ये जो है स्टॉप है, रुकी हुई है, और ये अभी चल जाएगी, टेम्परेचर नहीं आया है या फिर कूलिंग नहीं आ रही है, कुछ भी A to Z बोल सकता है वो, तो आपको उस ऑपरेटर पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसकी लॉग बुक में जानकारी होनी ज़रूरी है। कई बार होता क्या है, मोल्ड डैमेज होता है, कोई डेंट आ रहा है, मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो आप लोगों के मत्थे चिपका के चला जाएगा हैंडओवर दे के, और वो जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी। इसलिए कभी भी मशीन को स्टॉप कंडीशन में नहीं लेना है, मशीन को हमेशा रनिंग कंडीशन में ही आप लोगों को हैंडओवर लेना होता है। अपनी शिफ्ट में मशीन ऑपरेट करने से पहले मोल्ड, मशीन और मटेरियल की सुरक्षा की जांच अवश्य कर लें। जैसे मशीन का कोई भी लिमिट स्विच बाईपास नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, गेट की ज़रूरत ही नहीं है, मशीन चले जा रही है, क्यों, क्योंकि जो लिमिट स्विच बाईपास किया हुआ है। तो आप लोगों को सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए आप लोगों को जांच कर लेनी है कि लिमिट स्विच वगैरह प्रॉपर वर्क करने चाहिए, कोई भी बाईपास नहीं होना चाहिए।
पीएलसी में मोल्ड की सेफ्टी एक्टिवेट होनी चाहिए। मोल्ड की सेफ्टी क्या होती है, पीएलसी में मेंशन होती है, वो एक्टिवेट होनी चाहिए। कई बार अगर आपका हाथ आ जाता है या कुछ भी चीज़ आ जाती है तो मोल्ड क्या होता है, वो बंद नहीं होता, खुल जाता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी डली हुई है। अगर वो सेफ्टी बंद की हुई है तो आप लोगों को मशीन सेफ्टी एक्टिवेट करके ही मशीन को ऑपरेट करना है, ताकि आप लोग सुरक्षित बने रहें। सुरक्षा क्या होता है, आप लोगों का सबसे पहला अधिकार होता है। रॉ मटेरियल लीकेज या मिक्स आदि की समस्या ना हो, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को काम करना है। जब भी आप मशीन को चलाते हो, मशीन को बीच बीच में आधा घंटे में 1 घंटे में आप लोगों को नोजल चेक करना होता है कि कहीं ना कहीं मटेरियल लीकेज तो नहीं है। अगर मटेरियल लीकेज है तो उसे हटाते रहें। अगर ऐसा नहीं आप करोगे तो उसमें काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, नोजल हीटर पर चले जाएगा, हीटर से बैरल हीटर पर भी चला जाता है और सारे के सारे हीटर ख़राब हो सकते हैं, एसएसआर शॉर्ट हो सकती है और पूरा का पूरा जो आप लोगों का हीटिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को मटेरियल लीकेज की जो प्रॉब्लम है उसे आप लोगों को अपडेट करते रहना है। मशीन ऑपरेट करने से पहले पार्ट व मशीन से संबंधित सभी सामान, जो भी सभी ज़रूरत का सामान है वो पहले ही मशीन पर रख लें, ताकि बाद में मशीन को रोककर इधर उधर ना भागना पड़े। और ये काम चोरी बहुत सारे ऑपरेटर करते हैं। ये वो क्या करते हैं, बॉक्स उठाकर नहीं रखेंगे, पॉली बैग उठाकर नहीं रखेंगे, नाइफ नहीं लेंगे, स्प्रे की बोतल नहीं लेंगे, ताकि उन्हें बाद में मशीन को रोकने का बहाना मिले और वो शिफ्ट के अंदर घूम सकें। इसीलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना होता है। कारण क्या होता है कि जितनी मशीन कंटिन्यू चलती है उतने ही डिफेक्ट जो होते हैं वो कम आते हैं, प्रॉब्लम्स मशीन में कम आती हैं, डिफेक्ट पार्ट में कम आते हैं। जितनी मशीन रुक रुक के चलेगी उतने ही पार्ट में डिफेक्ट ज़्यादा आते हैं। इसलिए कभी भी मशीन को कहीं पर भी जाना हो तो किसी को लगा करके जाओ। इस मशीन को कभी भी रोकना नहीं होता है। अगर डिफेक्ट से बचना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, रिजेक्शन को रिड्यूस करना है, तो कभी भी मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। जैसे पार्ट पैकेजिंग बॉक्स, जो भी पार्ट आप पैक करोगे, चाहे वो पॉली बैग में कर रहे हो, आप बॉक्स में कर रहे हो, बिन में कर रहे हो, वो साथ के साथ रख लें। 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे के हिसाब से रख लें, 12 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे के हिसाब से रख लें। टेप है, जो आप टेप आपके बॉक्स पे कार्टून पे मारोगे वो टेप भी उठाकर रख लें। चक्कू की ज़रूरत है, नाइफ की ज़रूरत है तो फ्लैश वगैरह ट्रिमिंग वगैरह करने के लिए तो वो भी अपने पास में रख लें। कटर की ज़रूरत है रनर वगैरह काटने के लिए तो वो भी अपने शिफ्ट में लेके रखें मशीन पर। ब्रास रोड, अगर पार्ट आप लोगों का फंस जाता है तो कभी मेटल का जो रोड होती है, लोहे वगैरह की, आयरन वगैरह की, वो आप लोगों को यूज़ नहीं करनी है। हमेशा आप लोगों को ब्रास रोड या कॉपर की जो रोड होती है येलो से कलर की, आप लोगों को वही ब्राउन से कलर येलो कलर की होती है उसे ही यूज़ करना होता है। उससे जो आप लोगों का मोल्ड होता है उसमें डेंट नहीं पड़ता है। पॉली बैग होते हैं वो आप लोगों को लेकर रखने हैं। और रिजेक्शन के लिए रेड बीन होनी अनिवार्य है। जो रिजेक्शन होना चाहिए वो आप लोगों को रेड बीन के में ही रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, रनर रखने के लिए बैग या बॉक्स भी अपने पास लेकर रखें। लम्प्स रखने के लिए मेटल का बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि लम्प्स वगैरह क्या होता है, पर्जिंग के दौरान जो मटेरियल निकलता है उसे आप लम्प्स बोलते हो, ठीक है। वो क्या गर्म होता है, अगर वो आप प्लास्टिक की बिन में डालोगे, आप लोगों को कैरी बैग में डालोगे, चाहे फिर आप बैग में डाल रहे हो जो कट्टा वगैरह होता है, मटेरियल का बैग होता है रॉ मटेरियल का, उसमें डालोगे तो वो जल जाएगा। इसीलिए इसे जो है मेटल का एक बॉक्स होता है, आप लोग इसे अपने पास में रखें और उसमें ही ये लम्प्स डालें। मटेरियल हॉपर में डालने के लिए स्टूल अपने पास रखें, क्योंकि कई बार क्या मटेरियल बीच में ख़त्म होता है हॉपर में, तो आप लोगों को मटेरियल डालना पड़ता है। तो आप लोग मशीन पे चढ़ते हो तो कई बार आप रपट जाते हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती है। तो आप लोगों के पास में एक स्टूल होना चाहिए उसी हाइट का, ताकि आप आराम से चढ़ सको कट्टा लेकर। उसका जो एरिया होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए ताकि आपका कट्टा भी आ जाए, रख के आप आसानी से चढ़ जाओ और मटेरियल डाल दो। और ये रिक्वेस्ट तो मैं आप लोगों की कंपनी के, चाहे वो मालिक हैं, सुपरवाइजर, इंजीनियर हैं, वो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की सुविधा आप लोगों की मशीन पे नहीं है तो आप लोग प्लीज़ ये सुविधा ज़रूर कराएं। कई बार बच्चे जो है रपट कर गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है, तो ये सुविधा आप स्टूल की ज़रूर रखें। सेफ्टी के लिए ग्लव्स आप लोगों को लेकर रखने हैं। मास्क की अगर ज़रूरत है, कुछ भी जो भी धुआं वगैरह है वो वहाँ से निकलता है तो उसके लिए आप मास्क का यूज़ कर सकते हो। कैप है, आप कैप यूज़ कर सकते हो ताकि बाल, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पैक होते हैं उसमें बाल वगैरह नहीं जाना चाहिए। एप्रेन है, एप्रेन अगर आपकी मशीन कंपनी है वो अलाउ करती है या फिर उसके यहाँ पर पॉलिसी है एप्रेन पहनने की, तो आप लोग एप्रेन भी पहनकर काम करें। मोल्ड के लिए सिलिकॉन स्प्रे या क्लीनर जो होता है, मोल्ड क्लीनर है, वो अपने पास मात्रा में रखें, ताकि आप लोगों को अगर इस सिलिकॉन स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है शिफ्ट के दौरान, 1 की पड़ती है, 2 की पड़ती है, जितने की भी पड़ती है,
वो आप लोगों को अपने पास में रखनी होती है। यदि किसी भी इमरजेंसी में मशीन को रोककर जाना पड़े तो जाने से पहले इसकी जानकारी शिफ्ट इंजीनियर को अवश्य दें या हूटर का प्रयोग करें। इसकी जानकारी आप सुपरवाइजर इंजीनियर को दोगे, उससे परमिशन लेकर जाओगे ताकि वो किसी और को उस मशीन पर एडजस्ट कर दे ताकि आपकी मशीन रुके ना। हूटर होता है कि इस मशीन पर हूटर लगा होता है, आप वो बजाकर भी जा सकते हो ताकि पता लग जाए कि फ़लानी मशीन जो है वो रुकी है और लड़का जो है इमरजेंसी वर्क से गया है। मशीन से जाने से पहले मोल्ड को ओपन करके ना जाएं क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में कोई भी मोल्ड को डैमेज कर सकता है। इसके लिए बाद में आप ही जिम्मेवार होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोगों को मशीन को शट डाउन भी करना है, मशीन को छोड़कर जाना है तो मोल्ड को बंद कर दें या फिर हल्का सा बंद करके बंद करके हल्का सा खुला छोड़ दें। होता क्या है, कई बार आपका कोई ऑपरेटर है, साथ वाला है, आपकी उससे नहीं बनती है, आप चले गए छोड़कर, वो आएगा, उसने मोल्ड में डेंट मार दिया, डेंट मारने के बाद में वो तो निकल गया, कैमरे नहीं लग रहे वहाँ पर, तो इसलिए वो जो जिम्मेदारी है फिर आप लोगों के ऊपर आएगी। लेकिन अगर आपने मोल्ड बंद किया है तो वो मोल्ड को खोलेगा, और खोलेगा तो किसी ना किसी को पता चलेगा कि वो लड़का मशीन पर नहीं है, फिर उसका मोल्ड किसने खोला, या फिर उसमें क्या है, मशीन की जो हिस्ट्री होती है उसमें भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी मेंशन हो सकता है कि ये चीज़ मोल्ड को खोला गया और इस मशीन को चलाया गया। तो इसलिए आप लोगों को इसका जो ध्यान है वो रखना है कि मशीन में जो मोल्ड लगा है उसे बंद कर ही जाएँ। मशीन पर ऑपरेट करते समय नोजल लीकेज का ध्यान रखें ताकि लम्प्स जो है नोजल हीटर पर ना चला जाए। आपको मशीन का स्टार्टअप और शटडाउन आना चाहिए। आप मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकते हो, मशीन को अकेले स्टार्ट कर सकते हो और आप मशीन को अकेले ही बंद कर सकते हो। इतनी नॉलेज आप लोगों को होनी ज़रूरी है क्योंकि आपका नाम ही है मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेट करनी नहीं आएगी तो फिर आप ऑपरेटर किस बात के रहे। तो इसीलिए आप लोगों को चाहे लाइट पावर कट हो जाए, मशीन कैसे स्टार्ट करनी है वो पता होना चाहिए। शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, मशीन कैसे स्टार्ट होनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप छुट्टी से आए हैं, संडे की छुट्टी थी, तो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो दोबारा करना पड़ेगा भाई। मशीन जो है हीटिंग वगैरह सब कुछ आएगी, तब कैसे स्टार्ट करनी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको इमरजेंसी में मोल्ड चेंज करना भी आना चाहिए। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि डायल लोडर होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है और आप लोगों को मशीन पर मोल्ड चेंज करना है तो आप लोगों को मोल्ड चेंज करना भी सीखना चाहिए अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि ये तो उसका काम है। अरे काम उसका है लेकिन सीख कर अपने पास में नॉलेज रखो ना। इमरजेंसी पड़ेगी तो यूज़ कर लो ना उस नॉलेज को। इमरजेंसी नहीं है तो उसका काम है, वो करेगा ही भाई। आप लोगों से कई बार आप ये सोचते हो कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन आप लोगों से क्या 2 काम कोई एक साथ में करवा सकता है? 4 काम करवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। लेकिन आप लोगों को 4 काम की जानकारी तो होनी चाहिए। आपको मेंटेनेंस का काम आता है, आप मशीन ऑपरेटर हो, तो वो क्या दोनों काम एक साथ थोड़ी ना करा लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को मोल्ड की जानकारी चेंज करने की होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी अगर पड़ती है तो आप अपना काम स्वयं कर सको। ठीक है। मशीन को हमेशा पर्ज करके ही चलाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर मशीन रुकी हुई है, काफ़ी देर से आप नहीं हो मशीन पर, आप इमरजेंसी वर्क से कुछ सामान लेने गए हो, जो भी है, तो बैरल के अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है वो जलता रहता है, वो डिग्रेड हो जाता है और वो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है। जब उसका पार्ट बनेगा तो कई बार पार्ट अंदर ही टूट जाता है। ठीक है। जब कस्टमर के पास जाएगा तो वहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है। तो एक कंपनी में कवर बी था, जो मारुति की गाड़ी होती है उसका जो चाबी होती है वो टूट रहा था, बार बार टूट जाता था। मारुति के जो कस्टमर थे उनके पास में, तो उसकी कंप्लेन आई। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि मशीन ज़्यादा समय तक रुकी रह गई, उसमें जो मटेरियल पड़ा था वो डिग्रेड हो गया, भंगुर हो गया, ब्रिटल हो गया। जैसे ही वो पार्ट बना, पार्ट बनने के बाद में वो दबाया गया, वो टूट गया। तो ये जो कारण है, छोटे छोटे कारण है, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम में आपको फंसा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि मशीन को हमेशा पर्ज करके ही चलाना होता है। यदि मशीन साइकिल टाइम से अधिक समय तक रुकी हो तो बिना पर्ज किए मशीन को ना चलाएं। मशीन स्टार्टअप के समय मोल्ड ठंडा होता है, इसलिए पैकिंग होल्डिंग को कम करके या 0 करके ही चलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखो। जब भी आप मशीन को स्टार्ट कर रहे हो, मशीन बंद थी, आप लोगों ने स्टार्ट किया तो मोल्ड क्या है, मोल्ड ठंडा है आप लोगों का। आप लोगों ने जब भी सेटिंग, जब अब इसे चला रहे थे तो उस समय जो मोल्ड की सेटिंग थी वो आप लोगों ने उतना मटेरियल उसे दिया हुआ था जब मोल्ड क्या था, गर्म था। और गर्म होता है तो लोहा क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है, यानी कि गर्म मोल्ड जो है वो ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लेगा।
अब जब आपका मोल्ड ठंडा है, आपने उसी सेटिंग में चला दिया, तो बैरल में जो इंजेक्शन प्रेशर बनेगा वो तो उतना ही मटेरियल भेजेगा जितना गर्म मोल्ड में भेज रहा था। अब ये ठंडे मोल्ड में जाएगा तो इसमें मोल्ड भी डैमेज हो सकता है, इसमें आपका पार्ट भी टूट सकता है अंदर। तो कोशिश करें कि या तो पैकिंग को जीरो कर लें या पैकिंग होल्डिंग टाइम कर लें, होल्डिंग प्रेशर कर लें, वो कम करके ही चलाएं, ताकि आप लोगों के मोल्ड में और आप लोगों के पार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना देखने को मिले। मशीन रनिंग में नहीं है तो मोटर को ऑफ कर देना चाहिए। मोटर चल रही है, आप घूम रहे हो, लेकिन क्या होता है कि मोटर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। मोटर चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो अगर मोटर का यूज़ नहीं है तो इसे बंद कर दें। यदि मशीन नो प्लान में है या अंडर मेंटेनेंस है तो हीटिंग भी बंद कर दें, मोटर हीटिंग दोनों बंद कर दें। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि रात भर में क्या होता है, हीटिंग भी चालू है, मोटर भी चालू है, मालिक का जो बिल है वो बिजली का चलता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता जा रहा है, आप लोगों को परवाह ही नहीं है, तो कहें कि ऑपरेटर हो। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हीटिंग और जो मोटर है वो दोनों को बंद कर देना अगर मशीन का यूज़ नहीं है। मशीन को शट डाउन करने से पहले मटेरियल को पर्ज अवश्य करा देना चाहिए, क्योंकि मटेरियल में चिपकने का एक गुण होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल होता है वो पेंट में भी यूज़ होता है, और पेंट में कहते हैं प्लास्टिक वाला पेंट है, ये छूटेगा नहीं, ठीक है, दीवारें बॉल उठेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐड करने के तरीके होते हैं। तो जो प्लास्टिक में एक एडेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, चिपकने का गुण होता है, एडेसिव बनाया जाता है इससे। तो ये अगर आप लोगों ने मशीन को बंद करना है और उसके अंदर बैरल के अंदर मटेरियल पड़ा होता है, तो बैरल की जो आंतरिक सतह होती है वो उससे चिपक जाता है, और जब वो छूटता है तो बैरल की जो आंतरिक सतह है उसे वो छुटाना स्टार्ट कर दे, ख़राब करना स्टार्ट कर देता है, तो आंतरिक सतह को ख़राब कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी मशीन को शट डाउन करना है तो आप लोगों को उसे क्या कर देना है, पर्ज करा देना है, मटेरियल को निकाल कर बाहर कर देना है, स्क्रू को आगे कर देना है और इंजेक्शन यूनिट को पीछे कर देना है। पॉलीकार्बोनेट में मेटल से चिपकने का गुण बहुत अधिक होता है, तो कभी पॉलीकार्बोनेट को तो छोड़ना ही नहीं है बैरल के अंदर। यदि मोल्ड से स्टिक पार्ट को बाहर निकालना है तो मोटर ऑफ कर दें। कई बार क्या होता है, पुरानी मशीनें होती हैं अपने आप चलती रहती हैं, ठीक है, हैंग हो जाती हैं, चलने लगती हैं। तो अगर आप मोल्ड में हाथ दे रहे हो, पार्ट स्टिक है, कई बार आप मोल्ड के अंदर घुस जा रहे हो, पूरे के पूरे चले जा रहे हो, आपका मुंह चला जा रहा है, तो मोटर का हमेशा ख्याल रखें, मोटर को हमेशा बंद कर दें, उसके बाद ही आप निकालना है। कई बार मशीन अगर चल जाएगी तो क्या होगा पता नहीं। खुद पे ट्रस्ट करें, मशीन पर नहीं करें। अपने आप पे ट्रस्ट करें क्योंकि मोटर बंद कर दिया, लेकिन मशीन पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि मशीन क्या है, वो अपना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी थी, तो वो मशीन होती थी, पहले क्या रजनीकांत के हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन जब उसकी चिप चेंज हो जाती है तो वो अपने आप ही मर्जी से काम करने लगती है, वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। तो आप लोगों को मशीन पर भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। इसलिए मोटर को ऑफ करके ही मोल्ड के अंदर जाना होता है। ओके पार्ट को आप लोगों को ग्रीन बिन में रखना है, होल्ड पार्ट को येलो बिन में रखना है, और रिजेक्शन को हमेशा रेड बिन में रखना है, ताकि आप लोगों को पता लगे, दूसरा ऑपरेटर कोई आएगा तो उसे भी पता रहेगा कि अच्छा ग्रीन बिन में रखा है तो ये ओके होगा, येलो बिन में रखा है तो ये सस्पेंस है, होल्ड भी हो सकता है, अच्छे भी पार्ट हो सकते हैं और इसमें एनजी भी पार्ट हो सकते हैं। रिजेक्शन है तो रेड बिन में होगा तो कन्फर्म है कि ये रिजेक्शन है। तो इससे क्या टाइम की जो थोड़ी सी बचत होती है। अपने कार्य से संबंधित कम से कम 10% आप अपने शिफ्ट के इंचार्ज से, अगर प्रोसेस से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का इंचार्ज है, शिफ्ट इंचार्ज सुपरवाइजर है, तो प्रोसेस से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन उससे रोज़ पूछें। मशीन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप पूछें। अगर वो नहीं बताता है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, फिर हमसे पूछें, कोशिश करें उसी से पूछें। मेंटेनेंस वाले से आपने देखा कि यार अपने इंचार्ज से तो पूछ लेते हैं, मेंटेनेंस वाले से क्या पूछें, तो आप लोगों को मेंटेनेंस का जो पर्सन होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने चाहिए। टूल रूम वाले से मोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछें। तो आप कोशिश करें कि 5 से लेकर कितने क्वेश्चन बन गए, 15 क्वेश्चन बन गए, तो 15 क्वेश्चन मेंटेनेंस इंचार्ज और आप लोगों का जो खुद का इंचार्ज है और टूल रूम इंचार्ज है, टूल रूम पर्सन है, उससे ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को रोज़ पूछने हैं। 10 भी कर सकते हो, इन्हें बढ़ा भी सकते हो। जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछोगे उतने में आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी।
समय समय पर इंटरव्यू के लिए जाते रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी नॉलेज में भी वृद्धि हो। इंटरव्यू से कभी ना घबराएं। आप लोगों को कंपनी ज्वाइन करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन जहाँ से भी इंटरव्यू आता है तो आप लोग फ़ौरन छुट्टी लें और इंटरव्यू देकर आएँ। उसमें हो सकता है उसने 10 सवाल ऐसे पूछे हों जो आप लोगों ने सुने भी नहीं थे, लेकिन अब आप उन्हें क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को इंटरव्यू के याद हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को हर इंटरव्यू देना होता है, जितने भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने आते हैं। कुछ भी एबनॉर्मल मशीन पर लगने पर मशीन को स्टॉप करने के लिए रेड इमरजेंसी बटन का उपयोग करना चाहिए और संबंधित सूचना शिफ्ट इंचार्ज को दे देनी चाहिए। पीएलसी के पास में एक रेड बटन होता है, अगर कुछ भी एबनॉर्मल मशीन में कुछ आवाज़ आने लगती है, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो उसे आप लोगों को दबाना है, जाकि पूरी की पूरी जो मशीन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। हॉपर में रॉ मटेरियल कम न होने दें, समय समय पर लोड करते रहें ताकि मटेरियल प्री हीटिंग रहे। मटेरियल ख़त्म हो गया, अब आप डाल रहे हो तो उसे 3 घंटे फिर से लगेंगे प्री हीट होने में, इसलिए आप टाइम टू टाइम डालते रहोगे, उसमें खाली नहीं होने देंगे तो प्री हीटिंग का कार्य भी चलता रहेगा, मशीन भी चलती रहेगी और मटेरियल उसमें बना भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कूलिंग टाइम कम करके प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करने की कोशिश कभी ना करें। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। कई बार क्या होता है कि नाइट में जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना टारगेट पूरा करने के लिए मशीन का कूलिंग टाइम कम कर लेते हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं होती, टेक्निकल नहीं होते हैं। तो कूलिंग टाइम कम करके प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करने की कोशिश न करें, नहीं तो सिंकेज के कारण पूरी शिफ्ट का या तीनों शिफ्ट का प्रोडक्शन रिजेक्ट हो सकता है या उससे भी अधिक। कई बार 3-3 दिन तक मशीनें चलती रहती हैं, 10-10 दिन तक चलती रहती हैं, पूरी की पूरी शिफ्ट निकल जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता और पूरा का पूरा जो लॉट है वो रिजेक्ट हो जाता है, सिर्फ आपकी छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि आपने कूलिंग टाइम कम करके मशीन चलाई थी। बैरल के तापमान को हमेशा सही सेट करें। अगर तापमान कम होगा तो मशीन का मटेरियल का फ्लो बनाए रखने के लिए अधिक दाब लगाना पड़ेगा। मटेरियल को कभी भी टेम्परेचर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जितना टेम्परेचर है उतना ही देना है। अगर मटेरियल का टेम्परेचर कम, मशीन का टेम्परेचर कम होगा तो मटेरियल अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा। फ्लो नहीं करेगा तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी तो मशीन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, मशीन जल्दी ख़राब होने लगेगी। अगर तापमान अधिक है तो मटेरियल जो बैरल है, बैरल के अंदर मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा तो आपका पार्ट ख़राब हो जाएगा। तो मशीन का जो टेम्परेचर है बैरल का वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मशीन स्टार्टअप के समय पहले या दूसरे शॉट में ही पार्ट को ओके करने की कोशिश कभी ना करें। कई बार कुछ शातिर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो पहला ही पार्ट ओके करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी ना करें, उसका कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आपने भी कई बार ये चीज़ें नोटिस करी होंगी। क्योंकि मोल्ड ठंडा होने के कारण ज़्यादा मटेरियल नहीं ले पाता है, जिससे मोल्ड डैमेज हो सकता है या पार्ट स्टिक हो सकता है। कम से कम 5 शॉट के बाद ही पार्ट को आप लोगों को कंप्लीट फिल करना है, पहले फिल नहीं करना होता है, वरना तो कुछ भी हानि मोल्ड में या मशीन में हो सकती है। मशीन या अपने कार्य को आसान बनाने के लिए निरंतर काइजन करते रहें। काइजन का मतलब होता है निरंतर सुधार करना। अपने काम को आसान बनाने के लिए कुछ भी ऐसे आइडिया अपनी मशीन पर इम्प्लीमेंट करते रहें, प्लांट के अंदर इम्प्लीमेंट करते रहें। इसके लिए जो कंपनी है वो आपको रिवार्ड भी देती है, आपको अवार्ड भी कुछ ना कुछ प्राइज़ आप लोगों को देते रहते हैं वो टाइम टू टाइम पर। डीपीआर पर हवर फिल करें, डीपीआर को घंटे के हिसाब से आप फिल करें, इससे आपकी मशीन की स्पीड अच्छी बनी रहती है। आपने देखा कि मेरी मशीन पर 70 का टारगेट है और इसमें 65 बने हैं। डीपीआर आप घंटे के हिसाब से फिल करोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि मशीन की जो स्पीड है इस घंटे में कम आई है तो मुझे अगले घंटे में ये बढ़ानी है। अगर आप 1 घंटे में फिल नहीं करोगे तो आपको स्पीड का पता ही नहीं होगा। जब लास्ट 8 घंटे कंप्लीट होंगे, 12 घंटे कंप्लीट होंगे तो अब आपके पास में टारगेट पूरा करने के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए आप घंटे के हिसाब से चेक करोगे तो आप अपना टारगेट भी पूरा करोगे और आप लोगों को पता भी रहेगा कि मशीन हमारी कितनी स्पीड से चली है और कितनी स्पीड से अगले घंटे में चलानी है। कोशिश करें मशीन ना रुके, क्योंकि मशीन बार बार रुकने के कारण ही रिजेक्शन में वृद्धि होती है। जितना भी मैक्सिमम रिजेक्शन आता है वो मशीन रुकने की वजह से आता है। इसीलिए शिफ्ट चेंज करने के बाद जब शिफ्ट हैंडओवर लेते हो तब भी आप पहले आए, चाहे दूसरा अगली शिफ्ट में पहले आएगा, लेकिन मशीन रुकने ना दें। रिजेक्शन को कम से कम करने का मशीन को लगातार चलते रहना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर मशीन आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी तो रिजेक्शन पहले से भी कम हो जाएगा। ये पार्ट हैं, मोल्ड के पार्ट हैं, यहाँ पर नाम देख सकते हो। रनर प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है, कैविटी कोर, मूवेबल प्लेट, इजेक्टर पिन गाइड, बेस प्लेट, सारे के सारे यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, तो कुछ जानकारी मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप लोगों को कमेंट करना कॉन्टैक्ट करना है। क्यों करना है मैं बता देता हूँ। अभी हमारा एक ऑनलाइन कोर्स जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आप लोगों ने सीपैट, आईटीआई या प्लास्टिक के फील्ड से आप नहीं हैं, आप मशीन सीखना चाहते हो, ये कोर्स करना चाहते हो, इंजेक्शन मोल्डिंग से मशीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, तो आप लोगों को इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है और ये कोर्स घर बैठे ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जो भी वीडियो हमारी लेक्चर हमारे आते हैं उनकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो हमारा एक लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसकी जो फ़ीस होती है वो 377 रुपये होती है और ये लाइफ टाइम के लिए है। जब आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो जितनी भी लेक्चर आते रहते हैं उनकी जो पीडीएफ होती है वो फ्री में इस ग्रुप में शेयर की जाती है। वो आप लोगों को मेहनत के बिना ही मिल जाती है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स ज्वाइन करने के लिए या उसकी जानकारी लेने के लिए आप इस पर व्हाट्सएप पर हमें कॉल कर सकते हो या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी कंपनी के आप एमडी हैं या एचआर हैं, जो भी हैं, अगर आप अपने ऑपरेटर को ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हो, स्किल्ड करना चाहते हो, तो भी आप लोगों को क्या करना है, हमसे कांटेक्ट करना है और इस व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हो तो मैं दूसरा नंबर भी आप लोगों को कॉलिंग का दे रहा हूँ, 9389479700। इस पर आप लोगों को हमें जो कॉल करना है और यहाँ से सारी जानकारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की होगी वो आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी ऑपरेटर हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और जो कंपनी है कंपनी को भी बेनिफिट हो, क्योंकि कंपनी के पास में पैसा आएगा तो आपके पास में भी आएगा। तो इसलिए कंपनी का कभी कुछ भी नुकसान नहीं सोचना चाहिए, कंपनी का आपको अच्छा ही सोचना चाहिए क्योंकि आपकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।